बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 के साथ डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्दुल हमीद। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ऑलमोस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से होगा। इसमें कोई एक्सटेंसिव क्वेश्चन आमतौर पर जो है वो नहीं आया, तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। पावर होता ही है कि अगर हम कहते हैं कि 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन, हम कहते हैं कि 1 जॉल का वर्क हुआ है। अब डियर स्टूडेंट, इस 1 जॉल के वर्क के अंदर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। मतलब ये 1 जॉल का वर्क 1 सेकंड में भी हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 घंटे के अंदर भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, महीनों में भी और साल में भी हो सकता है। इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, क्या हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसी टर्म है जिसमें वर्क का टाइम के साथ कोई रिलेशन हो? तो हमारा आंसर होगा यस, और वो हमारे पास है पावर। पावर जो है वो वर्क को टाइम के साथ रिलेट करती है। तो पावर आमतौर पर काम करने की शरह को कहा जाता है। हम इसको डिफाइन करते हैं, मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। तो ये उस चीज की पैमाइश है, उस रेट की पैमाइश है जिसमें वर्क होता है। या वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम में जो काम होता है उसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट एवरेज पावर। जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 3 में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, तो बिल्कुल वैसे आपके पास है एवरेज पावर। एवरेज पावर कैसे हम मालूम करते हैं, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? टोटल वर्क को टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना वर्क हुआ और जितने टाइम में हुआ, इन दोनों की हम रेशो ले लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका क्या है? उसकी क्या है? एवरेज पावर है। सो हम इसको डिफाइन करते हैं, एवरेज पावर द रेशो ऑफ टोटल वर्क डन डेल W एंड द टोटल टाइम डेल T, इसको हम कहते हैं एवरेज पावर। तो हमने इसको मैथमेटिकली लिखा, T फॉर पावर, AV फॉर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T। इसी तरह है इंस्टेंटेनियस पावर। तो जब हम बात करते हैं कि टाइम इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल होना चाहिए? अप्रोचेस टू जीरो, लेकिन टाइम की वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए कि वो जीरो के करीब हो। तो वो हमारे पास, अगर हम बात करते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क और उसमें टाइम हमारे पास क्या है? वेरी शॉर्ट है, बहुत कम है, अप्रोचेस टू जीरो है, तो फिर वो हमारे पास पावर क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस। तो जो इंस्टेंटेनियस का वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम इंस्टेंट, और इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, और लम्हा जो होता है उसमें टाइम बहुत ही स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है। तो इस बेस पे हम इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करते हैं कि पावर की वो वैल्यू जिसमें टाइम बहुत कम होता है। कितना कम होता है? अप्रोचेस टू जीरो होता है। आपने चैप्टर नंबर 3 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अंडरस्टैंड की होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अंडरस्टैंड किया होगा। तो बिल्कुल वैसे ही है आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है? टाइम की जो लिमिट रखनी है वो क्या रखनी है? कि अप्रोचेस टू जीरो। इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल W ओवर डेल T। ये आपके पास एक्चुअली क्या है? पावर, और इस पावर के अंदर जो टाइम है एज टाइम T फॉलोइंग द टाइम डेल T, इसमें जो टाइम है वो T है और इसमें जो T है वो फॉलो कर रहा है डेल T अप्रोचेस टू जीरो। इसमें जो टाइम का इंटरवल है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। लिहाजा हम इसको मैथमेटिकली राइट करते हैं, P इज इक्वल टू, अब इसमें हमने एवरेज पावर में लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंस्टेंटेनियस में हम कंडीशन पुट करते हैं कि इसमें टाइम क्या होना चाहिए? बहुत कम, अप्रोचेस टू जीरो। ये आप देखें, लिमिट
del t approaches to 0, that arrowhead, इसको हम क्या रीड करेंगे, approaches to 0 del w over del t। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पावर। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह आपसे इसके यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जॉल पर सेकेंड, और जो जॉल पर सेकेंड होता है उसको हम वाट कहते हैं। हम डिफाइन करते हैं, वाट को डिफाइन करते हैं, इफ एन एजेंसी परफॉर्म 1 joule of work in 1 second, then the power will be 1 watt। ऑब्वियसली अगर 1 जॉल का वर्क 1 सेकेंड में होगा तो उस एजेंसी की, उस जरिए की जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 वाट होगी। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों में पावर की बात करते हैं तो वो हॉर्स पावर में होती है। तो इसका एक और यूनिट हॉर्स पावर, और इसका रिलेशन वाट के साथ और फुट पाउंड के साथ, तो ये है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड के इक्वल होता है। डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन में डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 3। तो ये हमारे पास इसके यूनिट की हमने बात की, इसमें इसके डायमेंशन की बात की, हमने पावर के डिफरेंट यूनिट का आपस में रिलेशन उसकी बात की। तो ये चीजें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। ये यूं भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अभी जो हम रिलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, या इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि जो पावर होती है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी की। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये हमने प्रूफ करना है। इसके लिए हमने सपोज किया कि कांस्टेंट फोर्स F एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो कांस्टेंट फोर्स F उस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कराती है। अभी हमने डिफाइन किया था इंस्टैंटेनियस पावर। इंस्टैंटेनियस पावर किसकी इक्वल होती है, P is equal to limit del t approaches to 0 del w over del t। इसमें जो del w है वो वर्क है, और वर्क को हमने डिफाइन किया था F डॉट d से। यहाँ हमारे पास शॉर्ट इंटरवल के लिए वर्क है, तो हमने इसको डेल्टा से, डेल्टा शॉर्ट के लिए भी आमतौर पर इस्तेमाल होता है और चेंज के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमारे पास del w is equal to F dot del d, तो ये आपने वैल्यू, वर्क की ये वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। P is equal to limit delta t approaches to 0, del w की जगह F dot del d और डिवाइडेड बाय del t, और यहाँ पर लिमिट डेल्टा t approaches to 0 del d over del t आपके पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की इक्वल है। F की जगह F आपने राइट किया, उसके बाद डॉट की जगह डॉट राइट किया, और लिमिट डेल्टा t approaches to 0 del d over del t की जगह वेलोसिटी v आपने पुट किया। तो ये आपके पास P is equal to F dot v। P यहाँ पर पावर है और F फोर्स है और v जो है वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है, पावर is the dot product of force and velocity। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो आपके पास पावर है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो हमने कहा पावर इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स
फोर्स एंड वेलोसिटी। हम बात कर रहे थे किसकी, अभी पावर की बात कर रहे थे, तो पावर से ही हम एनर्जी का यूनिट डिफाइन करते हैं। पावर थी रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क ओवर टाइम इज इक्वल टू पावर। वर्क का यूनिट जॉल है, टाइम का सेकंड है, और पावर का क्या है, वाट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वर्क की एनर्जी का एक और यूनिट भी है, और उसको हम कहते हैं वाट सेकंड। इन द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की मेजरमेंट है, the unit of work is expressed as watt second। तो उसका जो यूनिट है वो वाट सेकंड से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब वाट सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे? If 1 watt power is consumed for 1 second, अगर आपके पास कोई एजेंसी है और वो 1 सेकंड के अंदर 1 वाट की पावर को कंज्यूम करती है, तो फिर क्या होगा? द वर्क इज सेड टू बी 1 वाट सेकंड। वहां पे जो वर्क होगा वो क्या होगा? 1 वाट सेकंड। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो हमारे पास क्या है? किलोवाट आवर। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उस पे जो यूनिट कंज्यूम होते हैं, एक यूनिट आमतौर पर 1 किलोवाट आवर की इक्वल होता है, और ये हम 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करते हैं। इफ एन एजेंसी कंज्यूम 1 किलोवाट पावर, अगर आपके पास एक ऐसी एजेंसी है जो कंज्यूम करती है पावर कितनी? 1 किलोवाट। कितने टाइम के लिए करती है? 1 घंटे के लिए। तो फिर हम कहेंगे कि उसकी जो एनर्जी है या जो उसका जो वर्क है 1 किलोवाट आवर की इक्वल है। तो देखें, इफ एन एजेंसी कंज्यूम 1 किलोवाट पावर फॉर 1 आवर एंड द वर्क और एनर्जी इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर। तो ये था आपके पास वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट। तो वाट सेकंड भी इस्तेमाल किया जाता है, और इससे बड़ा जो यूनिट है एनर्जी का, किलोवाट आवर, और इनको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद किलोवाट आवर का जॉल के साथ रिलेशन। तो 1 किलोवाट आवर 1 किलो, 1 के की जगह 1000, वाट की जगह वाट, और आर जो है ये 3600 सेकेंड्स के इक्वल। तो 1 के की जगह 1000, वाट की जगह वाट हमने राइट किया, और मल्टीप्लाई बाय आवर्स की जगह हमने 3600 सेकेंड्स। यहां से हमारे पास ये 10⁻3, ये आपके पास 10⁻2, और डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 3.6 10⁻3। 3.6 10⁻3 यहाँ से, और 10⁻3 यहाँ से, ये आपके पास आ जाएगा 3.6 10⁻+6, और वाट इंटू सेकेंड वो किसकी इक्वल होता है? जॉल की इक्वल होता है। यहाँ से हमने राइट किया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 और 10⁻6 मेगा। तो यहाँ कैपिटल एम साथ में क्या आ गया? जे फॉर जॉल। ये आपके पास किलोवाट आवर का जॉल के साथ रिलेशन है, क्योंकि जॉल भी एनर्जी का यूनिट है और किलोवाट आवर भी एनर्जी का यूनिट है। इनका आपस में रिलेशन क्या है? 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 मेगा जॉल के इक्वल होता है। यहाँ आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो कुछ यूं आ सकते हैं, डिफाइन किलोवाट आवर एंड प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। उसमें आप किलोवाट आवर को डिफाइन करेंगे और उसके साथ ये रिलेशन प्रूव करेंगे। आपका 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया।
इसके बाद स्टूडेंट देखें, यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है। A 70 kg man runs up a long flight of stairs in 4 seconds. एक आदमी है जिसका मैस 70 kg है और वो एक सीढ़ी के ऊपर जो है सीढ़ी पे चढ़ता है और कितने टाइम में, 4 सेकंड में। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज 4.5 मीटर। स्टेयर की जो वर्टिकल हाइट है वो 4.5 मीटर है। कैलकुलेट द पावर, कैलकुलेट हिज पावर आउटपुट इन द वाट्स। आपने जो है उसकी पावर मालूम करनी है वाट में। तो सिंपल है कि इसमें हम वर्क डन मालूम करेंगे। वर्क डन mgh के इक्वल, mg उसका वेट है, h उसकी हाइट है। तो पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा वर्क डन ओवर टाइम। तो यहाँ वर्क डन mgh के इक्वल ओवर टाइम t आ गया। m की वैल्यू 70 है, g की वैल्यू 9.8 है और हाइट वर्टिकल हाइट 4.5 है, डिवाइड बाय टाइम 4 सेकंड है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास तो आंसर है 7.7 10 is power 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और ये हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब दैट इज इक्वल टू वाट। तो 7.7 10 is power 2 वाट ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। चैप्टर के स्टार्ट में हमने एनर्जी को डिफाइन किया था कि एनर्जी किसे कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत का नाम एनर्जी है। एनर्जी की देयर आर मैनी टाइप्स। देयर आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, बट हियर we define some kind of energy, some type of energy. Types of energy, there are two basic types of mechanical energy. तो मैकेनिकल एनर्जी की जो बेसिक टाइप्स हैं वो हमारे पास दो है। एनर्जी की मैनी टाइप्स हैं, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी दो टाइप्स हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एंड दैट इज देयर इज अ मिसप्रिंटिंग। तो यहाँ ड्यू टू इट्स मोशन, यहाँ जो वर्ड है वो क्या है? मोशन। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी जिस्म के अंदर हरकत की वजह से जो एनर्जी होगी वो उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप कह सकते हैं हवा चल रही है, एयर ब्लोइंग, और इसी तरह पानी बह रहा है, और इसी तरह गाड़ी मूव कर रही है। तो जितनी भी चीजें होंगी जो मूव कर रही हैं, मोशन में है, उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। मैथमेटिकली K is equal to half mv square। यहाँ m mass of the body, v उसकी velocity है, और kinetic energy is a scalar quantity since K is equal to half m। तो यहाँ पर आपके पास है v dot v। v भी वेक्टर है, ये v भी वेक्टर है, ये डॉट प्रोडक्ट है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है v और v का, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड में इसके v स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि ये दो क्वांटिटी का, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ K इज जॉल। एनर्जी की जो मर्जी टाइप हो उसका यूनिट जॉल ही होगा। तो डायमेंशन की बात करते हैं, ml स्क्वायर t-2। एनर्जी हो, वर्क हो, टॉर्क हो, इनके जो डायमेंशंस है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। डिपेंडेंस की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किन चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि किसी चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। दूसरी जो चीज है इसके अंदर वो
स्क्वायर है, किसका स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। k is directly proportional to the square of velocity of the object. If v is double, kinetic energy becomes 4 times. इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि मोमेंटम और एनर्जी का आपस में रिलेशन। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हमने ई से, और ये हाफ एम वी स्क्वायर, और हमें मालूम है कि जो मोमेंटम होता है वो एम वी के इक्वल होता है। यहाँ से v इज इक्वल टू पी ओवर एम। v की वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुट कर दी कि v का स्क्वायर था, तो यहाँ v की वैल्यू पुट करने से उसका स्क्वायर भी लेंगे, तो p स्क्वायर ओवर m, एक m से उसका m का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास E is equal to P square over 2m. That is the relation between energy and momentum. E energy, P momentum, M mass. तो आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी की वैल्यू देके, आप मास की वैल्यू देके आपसे मोमेंटम के बारे में पूछा जा सकता है, या आपको मोमेंटम की वैल्यू और मास की वैल्यू देके एनर्जी की वैल्यू का पूछा जा सकता है, या आपसे एनर्जी की वैल्यू देके मोमेंटम की वैल्यू देके आपसे मास के बारे में पूछा जा सकता है। ये रिलेशन याद रहे, A is equal to P square over 2m। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं? The energy possessed by a body due to its position in a force field, that is gravitational field, called potential energy। तो किसी जिस्म के अंदर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी फोर्स फील्ड के अंदर, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। फोर्स फील्ड किसे कहते हैं? तो एक ऐसा फील्ड हो जो किसी चीज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सके। जैसे हम जमीन की बात करते हैं, जमीन के गिर स्पेस और वो जगह जहां जमीन की फोर्स एक्ट करती है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जरूरी नहीं है कि अट्रैक्शन की वजह से हो, जमीन के अट्रैक्शन की वजह से हो, हमारे पास और भी फोर्स फील्ड है। जैसे हम बात करते हैं, हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है, और जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्प्रिंग है स्ट्रेच फॉर्म में है और वो उस सब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसको हमने उसमें उस स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। इसका मतलब ये भी उसका क्या है? फोर्स फील्ड। और इसी तरह हमारे पास कोई चार्ज है, तो उस चार्ज की जिप जो है स्पेस, जगह जहां पर दूसरा चार्ज उसकी फोर्स को फील कर सकता है, तो वो भी उसको क्या बनेगा? फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड वो फील्ड होता है जहां पर किसी चीज के ऊपर कोई फोर्स अमल कर सके और उसकी वजह से जो पोजीशन की जैसे एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट हाई एज is called gravitational potential energy, that is equal to P is equal to mgh। जहाँ near the surface of earth का है उसके लिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो mg के इक्वल होती है। लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो ये फोर्स कम होती जाती है, उसके लिए फिर फोर्स का फार्मूला और। तो यहाँ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए P is equal to mgh, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है और जमीन की सरफेस के करीब h हाइट पर, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करने के लिए हम
रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं और वो रेफरेंस पॉइंट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर किया जाता है। आमतौर पर दो पॉइंट्स जीरो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, एक सरफेस ऑफ अर्थ और दूसरा एक ऐसा पॉइंट जो इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जीरो माना जाता है कि वहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जीरो है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और आमतौर पर सरफेस ऑफ अर्थ को लिया जाता है, और दूसरा जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी को, और इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाती है। अदर फॉर्म में हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी की वजह से अगर वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है या स्ट्रेच्ड फॉर्म में है तो उसके अंदर भी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है और उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। The energy stored in a compressed spring due to its compressed or stretched state, कि दबे हुए स्प्रिंग के अंदर या स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो P = ½ kx का स्क्वायर। ये हम चैप्टर नंबर 7 में इसका फार्मूला जो है वो डिराइव भी करेंगे। तो यहाँ हाफ कांस्टेंट वैल्यू है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x जो है वो एक्सटेंशन है या उस स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्ज के लिहाज से उस चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज, वो एनर्जी जो एक चार्ज हासिल करता है एज इट पासेस थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस, जब वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में मूव करता है तो वो एनर्जी को जो हासिल करता है हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो P = QV, Q यहाँ चार्ज है और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके क्रॉस हमने उस चार्ज को मूव कराया। उसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को स्टेट करने का पूछा जाता है और उसको प्रूव करने का कहा जाता है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को हम कुछ इस तरह स्टेट करते हैं, work done on the body equals to change in its kinetic energy। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वर्क होता है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ सकती है, या किसी भी एनर्जी में चेंज आ सकती है। इसको प्रूव करने के लिए हमने कहा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास m और वो v i वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, मूव कर रहा है। उसके ऊपर हमने फोर्स F अप्लाई की, F फोर्स अप्लाई करने से d डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और उसकी वेलोसिटी v i से vf हो चुकी। तब हमने उसको राइट किया। दोबारा इसको देखें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो vi वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स F अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है और वो वेलोसिटी vi से vf हो जाती है, और जितना उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है तो वेलोसिटी में चेंज आने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आती है या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है। तो जितना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है वो वर्क उसकी एनर्जी को चेंज करता है। वो एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, वो पोटेंशियल भी हो सकती है, वो उसकी कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकती है। जिसको हम स्टेट करें, वर्क डन ऑन द बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन होता है इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इक्वल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के। प्रूफ की तरफ चलते हैं। Whenever work is done on a body, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है
इट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी, वो उसकी एनर्जी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या चेंज करता है, हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity vi, एक ऑब्जेक्ट है और वो vi इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। A force F acting through a distance d increases the velocity to vf। एक फोर्स एक्ट करती है और d डिस्टेंस तक और उसकी वेलोसिटी को चेंज या इंक्रीज करती है और उसकी वेलोसिटी vi से vf हो जाती है। Then from equation of motion, that is third equation of motion, 2s या 2a s की जगह d is equal to vf square minus vi square। d की जगह आपने यहाँ d की वैल्यू मालूम की, d will be equal to half, a जो है वो डिवाइड हो जाएगा, बाकी आपके पास vf square minus vi square वैसे का वैसे। फ्रॉम सेकेंड ऑफ मोशन is equal to ma, और एक इक्वेशन आपके पास d is equal to half a vf square minus vi square, और एक आपके पास इक्वेशन है f is equal to ma। स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल है, मिस हो गया, f is equal to ma, और यहाँ दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास f इंटू डी, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई और राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ जाएगा एफ डी इज इक्वल टू हाफ ए और हाफ ए into vf square minus vs square multiply by ma। ये ma थर्ड इक्वेशन की राइट साइड है और हाफ a into vf square minus vs square ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड है। जब हमने मल्टीप्लाई किया a से a कैंसिल हो गया और ये f d w के इक्वल, और हाफ को और m को आपने मल्टीप्लाई कर दिया vf स्क्वायर से भी और vi स्क्वायर से भी, ये आपके पास हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर, तो हाफ m vf स्क्वायर दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ m vi स्क्वायर दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास w वर्क डन, ये आपके पास आ चुका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज को कहते हैं, और यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, लिहाजा हमने प्रूव किया कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो वर्क किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करे, बल्कि उसकी किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। So this is known as work energy principle. If a body is raised up from the earth surface, the work done changes the gravitational potential energy. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सम हाइट पे ले जाते हैं जमीन की सरफेस से, तो वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। If a spring is compressed, the work done on it is equal to increase in its elastic potential energy. तो डेफिनेटली स्प्रिंग के ऊपर वर्क करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में चला जाएगा, तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा या इजाफा करेगा। स्टूडेंट, ये देखें फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसमें अप्रोक्सीमेट पावर डिवाइसेस की पावर दी हुई है, और ये पावर किसमें है, वाट में। जंबो जेट एयरक्राफ्ट, इसकी पावर है 1.3 10⁻⁷ वाट। कार है 90 किलोमीटर पर आवर। अगर एक कार है वो 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो उसकी पावर कितनी है, 1.1 10⁻⁶ वाट। और इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है, ये हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर 2 10⁻³ वाट। कलर टेलीविजन के लिए 120 वाट। फ्लैश लाइट 2 सेल वाली 1.5 वाट, और पॉकेट कैलकुलेटर के लिए 7.5 10⁵ वाट। आपने याद रखना है। इसी तरह टिडबिट्स के अंदर all the food you eat in one day has about the same energy,
as 1/3 लीटर ऑफ द पेट्रोल। कि आप पूरा दिन जो खाते पीते हैं उससे कितनी एनर्जी हासिल होती है, जितने के 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल से हासिल होती है। और इसी तरह एक और, डू यू नो इट टेक्स अबाउट 9 × 10⁹ जॉल टू मेक अ कार। एक कार को बनाने के लिए 9 × 10⁹ जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड अ कार देन यूजेस अबाउट 1 × 12 जॉल। और जो कार है कितनी एनर्जी यूज करती है, 1 × 12 जॉल ऑफ द एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल इन इट्स लाइफ टाइम। तो अपनी लाइफ टाइम में जो एनर्जी इस्तेमाल करती है वो 1 × 12 जॉल, जबकि इसको बनाने में जो एनर्जी है वो 9 × 9 जॉल। ये तमाम चीजें डियर स्टूडेंट आपने एमसीक्यूज के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अगर आप रोज का काम रोज करेंगे, कोई लेक्चर मिस नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से सुनेंगे, आप अच्छे तरीके से देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए एंटी टेस्ट, आपके लिए बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं वो इतने मुश्किल नहीं होंगे। आप इंशाल्लाह 90+ मार्क्स जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप बिला नागा आप जो है लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड करें और बुक को रीड करें। इंशाल्लाह जो है आप 90+ मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह।